यूट्यूब पे जाएगा क्या? ऐप पे? ठीक है। चल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से आपके परिवार परम आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले थे साइंस। आपको पता है कि टीआर 4 के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है हमारे पास। अक्टूबर में एग्जाम है और बहुत इस कम टाइम में हमको बहुत काम करना है। ठीक है। तो आज हम लोग की क्लासेस साइंस स्टार्ट हो रही है और यहाँ से हम लोग अपने इस साइंस के टॉपिक को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है कि साइंस में बेसिकली तीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो बायो है। बायो, क्योंकि बायो का वेटेज सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बायो का ही होता है। ठीक है। चाहे वो टीआर 4 हो, चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम आपने देख लिया होगा, तो 20% वेटेज जो होता है वो साइंस का ही होता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, भले अभी टीआर 4 के लिए अभी कर रहे हैं आप लोग, लेकिन बेसिकली अब मैं बोलूंगा कि नोट्स एक बार बनाए तो अच्छे से बनाए। तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो एकदम नोट्स बहुत अच्छे ढंग से बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपके टीआर 4 आने वाला, फिर बीपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है, फिर बिहार एसएससी है, बिहार सीजल, तमाम एग्जाम होने वाले हैं। सभी में ये भाई साहब ये नोट्स आपके लिए बहुत ही अच्छे से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग आते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पे आज पहला जो टॉपिक था वो हम लोग पहले यहाँ से देखो, सबसे बड़ा वेटेज अगर मैं बात करूँ तो किसका है? बायो का ही है। तो इसी वजह से हम पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बायो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री का हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ा वेटेज है ये। ठीक है। आते हैं बायोलॉजी से। देखो, बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। बायोलॉजी। ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है पहले इसको समझते हैं। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड व्हाट? बायोलॉजी। ठीक है। तो बायोलॉजी से बोलते हैं। जब भी हम लाइफ की अगर हम बात करें, ठीक है, जब भी मैं लाइफ के बारे में बात करूंगा तो शुरुआत कहां से हुई है? जीवन की शुरुआत कहां से होती है? तो जीवन की शुरुआत होती है कहां से? हमारी सेल से होती है। ठीक है। देखो, प्रारंभिक में जब मान लेता हूं कि मैंने बोला था कि जब अर्थ का निर्माण हुआ था, अर्थ का निर्माण कैसे हुआ? सूर्य से। सूर्य आग का गोला था, वहीं से एक गोला, एक हिस्सा टूटता है और उसी हिस्से से अर्थ का निर्माण होता है। फिर अर्थ अर्थ भी एक तरह का देखा जाए तो आग का ही गोला था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो ठंडी होती है, पानी यानी यहाँ पे आने लगते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे एक वातावरण क्रिएट हो जाता है। ठीक है। जहां पे वायुमंडल अर्थ का बहुत ही ठंडा हो जाता है। ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जीवन की तो वहां पे क्या बोलते हैं कि हम बात करें तो जीवन का तो यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं था। तो शुरुआत में सबसे पहले क्या होता है कि एक बैक्टीरिया का जन्म होता है, और उस बैक्टीरिया बेसिकली क्या होती है? वो सेल, एक सेल यहाँ पे निर्माण होती है। बहुत तरह के बायोमोलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और एक सेल का निर्माण होता है। वो सेल कुछ नहीं होती, एक बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया क्या करती है? बेसिकली क्या करती है, सन की लाइट जो होती है, सन की लाइट से क्या करती है? एनर्जी लेती है, और बेसिकली यहां पे क्या करती है? बेसिकली यहां पे चलता है एक पहला प्रोसेस जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहां पे चलता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि भैया जो हमारी सेल थी, जो सेल कुछ नहीं थी, ये एक तरह की बैक्टीरिया ही थी। ये क्या कर रही है? ये बेसिकली क्या कर रही है? सन से एनर्जी ले रही है, सन से एनर्जी ले रही है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, जैसे कि मान लेता हूं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो बाय प्रोडक्ट में हमको मिलता है। बाय प्रोडक्ट हमको मिलता है, एनर्जी बनती है और ऑक्सीजन हमको बाय प्रोडक्ट में भैया क्या बोलता है? मिलने लगता है। तो अब देखो, शुरुआत में जब मैं बात करूंगा, शुरुआत में देखा जाए तो शुरुआत में तो हमारे अर्थ में ऑक्सीजन की मात्रा थी ही नहीं। अब जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जीवन कहां से? तो इस सेल ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की शुरुआत की, जिससे ऑक्सीजन निर्माण होता है। तो पूरे मैं बोलूंगा, और इस सेल का जन्म कहां पे होता है? पानी में होता है। पानी से जीवन की शुरुआत होती है। तो पानी के अंदर ये सेल जो एक तरह का बैक्टीरिया ही था, ये फोटोसिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है पूरे के पूरे वाटर में। फिर ये ऑक्सीजन कहां चला जाता है? ऑक्सीजन आता है हमारे अर्थ के हमारे किस पे? स्थल वाले हिस्से में आता है, लैंड वाले इलाके में आता है ऑक्सीजन। तो इस वजह से क्या होता है कि पानी में और हमारा जो वायुमंडल था, जैसे कि हमारा जो स्थल है हिस्सा है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अब धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है तो जीवन का जो सबसे प्रमुख जो कारक है ऑक्सीजन, उसकी अगर बात करूं तो पूरे के पूरे हमारे वायुमंडल में ये पहुंच जाता है। अब यहां से फिर जीवन की शुरुआत होती है। यहां से अब देखो क्या होता है, ऑक्सीजन तो पूरे इन्वायरमेंट में पहुंच चुका है। अब उसके बाद देखो क्या होता है, बहुत तरह के फिर बदलाव होते हैं, जिससे धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जीवन और आगे की तरफ बढ़ते जाता है।
अब यहाँ पे मैंने बात कर, देखो सेल जो होता है, सेल से क्या बनता है, बहुत सारे सेल जो होते हैं, सेल जब आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं किसको, टिश्यू को बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं ऑर्गन को बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये सिस्टम को बनाते हैं। और बहुत सारे सिस्टम मिलते हैं तो किसको बनाते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरी ही बॉडी का निर्माण कहां से, तो हमारी जीवन की शुरुआत कहां से हुई थी, सेल से। और अभी हम कहां पहुंच चुके हैं, बॉडी में। तो बहुत सारे सेल बने, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं। तो बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तो क्या बनते हैं, उतक बनते हैं। और बहुत सारे उतक आपस में मिलेंगे तो क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। और बहुत सारे अंग मिलेंगे तो हमारा क्या बनता है, तंत्र बनता है। और बहुत सारे तंत्र बनेंगे तो क्या बनता है, यहाँ पे हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो बहुत सारे सेल मिले तो टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, तो ऑर्गन बहुत सारे हमारे बॉडी में। आपको पता कि हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है, हमारा किडनी है, हमारा ब्लड है, ये सब क्या है, बहुत तरह के ऑर्गन है। बहुत सारे ऑर्गन बनते तो एक सिस्टम बनता है, जैसे कि आपने सुना होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत तरह के सिस्टम है और वो अलग अलग सिस्टम अलग अलग काम करते हैं। उन सारे सिस्टमों को जोड़ दूंगा तो जो बनेगा वो हमारी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। तो जब भी हम बायो की बात करते हैं तो सबसे पहले हम किस टॉपिक को पढ़ते हैं, सेल को, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद सिस्टम, उसके बाद एक एक करके सबको देखेंगे। तो इसी तहत हम यहाँ पे पहला टॉपिक शुरुआत करते हैं, दैट इज सेल, कोशिका। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही होगा, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, सेल, कोशिका। चलो अब आते हैं इस सेल के बारे में बात करते हैं, ये सेल क्या है। तो सेल ही क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूंगा कि सेल बेसिकली क्या है। जैसे कि मान लेता हूं कि एक घर है, एक घर को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसकी जरूरत होती है, ब्रिक। तो बहुत सारे ईंटें आपस में आप जोड़ते हैं, जोड़ते 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 क्या करते हैं, उससे पूरे एक घर का निर्माण करते हैं। वैसे अगर मैं मान लूं कि हमारा शरीर एक तरह से किसकी तरह काम कर रहा है, एक तरह से मान लेता हूं कि हमारा बॉडी भी क्या है, एक तरह से मान लेते हैं कि बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग का निर्माण कैसे हुआ है, तो मैंने बोला कि कोई भी बिल्डिंग का निर्माण किससे होता है, ईंटों से। तो हमारे शरीर को मैंने एक बिल्डिंग माना, तो हमारी बॉडी के लिए ईंट का काम कौन कर रहा है, तो वो सेल ही कर रहा है। ठीक है, तो सेल बेसिकली बहुत सारी सेलें आपस में जुड़ती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं, उसी से पूरे बॉडी का निर्माण हो गया है। ठीक है, तो सेल ही बेसिकली क्या है, तो जैसे किसी भी घर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, तो ब्रिक। वैसे हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, तो हमारी कौन सी है, सेल। तो इस वजह से मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी या लाइफ। ठीक है, तो सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन की सबसे छोटी इकाई किसे बोला जाता है, तो कोशिका को बोला जाता है। जीवन की सबसे छोटी इकाई किसे बोलते हैं हम लोग, तो ये बोलते हैं हम लोग किसको, सेल को बोलते हैं। ठीक है, मैंने बोला जैसे हमारे घर का निर्माण कैसे होता है, घर का निर्माण होता है ब्रिक से, तो ब्रिक हमारी घर की सबसे छोटी क्या है, यूनिट है। वैसे मेरी बॉडी का निर्माण हो रहा है, तो बॉडी का निर्माण किससे कर रहे हैं, सबसे छोटी यूनिट हमारी बॉडी की कौन सी है, सेल। इसी वजह से हमने इसको क्या लिख लिया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो कोशिका होती है। अब देखो, तो ये बात तो हमको पता है, लेकिन सबसे पहले हमको सेल के बारे में किसने बताया था, एक व्यक्ति है जिनका नाम है क्या, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक भाई साहब हैं, इन्होंने सबसे पहले किसकी डिस्कवरी की थी, सेल की। तो जिस व्यक्ति ने सबसे पहले सेल के बारे में हमको बताया वो कौन था, और रॉबर्ट हुक था। तो इसने 65 में क्या की थी, सेल को डिस्कवर किया था। किसको, डिस्कवर द सेल, सेल को इसने डिस्कवर किया था, कोशिका को इसने खोज की थी। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी, वो सेल कैसी थी, वो सेल थी डेड सेल थी। डेड सेल का मतलब कैसी सेल है, मृत कोशिका थी, मरी हुई, जीवित कोशिका नहीं है, ये कैसी है, मृत कोशिका थी। लेकिन सेल भैया मृत हो या कुछ भी हो, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने, अब इस वजह से सेल को इसने सबसे पहले डिस्कवर किया। वो भले सेल कैसी हो, मृत हो, लेकिन सेल को डिस्कवर किसने किया, इसी भाई साहब ने। इसी वजह से इस व्यक्ति को हम क्या नाम दिया जाता है, इसी को बोला जाता है फादर ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
तो कोशिका के जनक या सेल या साइटोलॉजी भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। अब साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? अब देखो भाई साहब, देखो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसको डिस्कवर किया था? सेल को। इस वजह से इनका क्या पड़ गया? फादर ऑफ द सेल या साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी का क्या मतलब होता है? अब देखो, जब भी कोई नई चीज डिस्कवर होती है कहीं पे भी, ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग क्या हो जाते हैं, थोड़े पागल टाइप के आदमी है, उसके पीछे पड़ जाते हैं कि भैया अब सेल क्या है। सेल के पीछे सब लोग पड़ गए कि सेल क्या है, कैसे हम सेल के बारे में और कुछ जान जाएंगे। तो एक जिज्ञासा हो जाती है हर साइंटिस्ट के मन में कि भैया सेल के बारे में हम डिस्कवर करें। तो अब सेल को स्टडी करने के लिए अलग से हमको ब्रांच बनानी पड़ी, जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? तो सेल के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं बोलूंगा कि स्टडी ऑफ सेल, अगर मैं बोलूंगा कि अगर मुझे स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को बोल देते हैं साइटोलॉजी, हम लोग बोल देते हैं। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो जब हम वैसी ब्रांच जहां पे हम सिर्फ सेल की बात स्टडी करें, उसी को क्या बोल देते हैं? साइटोलॉजी। तो मैं बोलूंगा कि फादर ऑफ साइटोलॉजी या फादर ऑफ सेल, अगर किसी को नाम देना हो तो वो कौन व्यक्ति होगा? तो रॉबर्ट हुक ही होगा। तो रॉबर्ट हुक ने ही बेसिकली सेल की डिस्कवरी की थी। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फादर ऑफ द सेल या फादर ऑफ द साइटोलॉजी। लेकिन ये सेल कैसी है? डेड सेल। अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि मान लेते हैं कि सबसे पहले भैया डेड सेल की जगह बोल देगा कि वो कौन साइंटिस्ट है जिसने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। तो अगर उसमें ऑप्शन में अगर रॉबर्ट होगा, तो रॉबर्ट को क्या वहां पे हम टिक कर सकते हैं? तो वहां पे टिक नहीं करेंगे। सेल को इसने डिस्कवर किया, लेकिन सेल कैसी है? डेड है। ये सेल कैसी है? डेड है। अब फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं दोबारा। मैंने बोला कि अब यहाँ पे सेल के पीछे सारे साइंटिस्ट पड़ गए। तो सेल के बारे में जानना बहुत कुछ है कि सेल कैसे काम करता है, सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। उसके लिए अलग से हमने भैया यहाँ पे स्टडी करने के लिए साइटोलॉजी बनाते हैं। लेकिन फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं जो ये बताते, जो किसको डिस्कवर करेंगे? लिविंग सेल को। तो इसी डेड सेल को इसने किया और लिविंग सेल को किसी और ने किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि सेल को किसने डिस्कवर किया था, आंसर रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लेगा लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति है। तो यहां पे देखेंगे कि कौन सी लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया है। लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया है? तो लिविंग सेल को जिस व्यक्ति ने किया है उसका नाम क्या है? उनका नाम है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है? एंटोनी लेवेनहॉक। लिविंग सेल को, लिविंग सेल का मतलब कौन सी? जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की डिस्कवरी जिस व्यक्ति ने की है उसका नाम क्या है? एंटोनी लेवेनहॉक। ठीक है, दो क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है? लिविंग सेल। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा सेल को किसने डिस्कवर किया, आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। या सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मृत कोशिका की डिस्कवरी किसने की है, तो रॉबर्ट हुक। लेकिन क्वेश्चन में लिविंग के जगह, वहां डेड के जगह लिविंग अगर डाल दिया गया तो आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनी लिवेनॉक। और यही वो व्यक्ति है जिसने किसको भी डिस्कवर किया था? इसी व्यक्ति ने एक और चीज को डिस्कवर किया था, दैट इज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की भी सबसे पहले जिस व्यक्ति ने खोज की है उसका भी नाम कौन सा है? एंटोनी लिवेनहॉक। तो बैक्टीरिया को भी सबसे पहले इसी ने डिस्कवर किया है, और लिविंग सेल को भी जिसने डिस्कवर किया वो भी कौन है? एंटोनी लिवेनहॉक। ठीक है, देखो।
ठीक है, देखो यहाँ पे, तो फादर ऑफ सेल का मतलब क्या है? कोशिका का जनक। हिंदी में अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? तो इसे बोलेंगे कोशिका का जनक किसे बोला जाता है? कोशिका का जनक किसे बोलेंगे भैया? तो रॉबर्ट हुक को। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, सिंपल सी बात है, इसको क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी बोलेंगे। लिविंग सेल, जीवित कोशिका को किसने डिस्कवर किया है? तो एंटोनी लिवेनहॉक ने किया। ठीक है, चलो चलो ठीक है, हिंदी में बोल देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, फिर से एक बार देख रहे हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने सेल को डिस्कवर किया था, उनका नाम क्या है? रॉबर्ट हुक नाम है। ठीक है, रॉबर्ट हुक। कब किया था? 65 में। ठीक है, लेकिन वो सेल कैसी थी? मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका थी। लेकिन वही अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर इसी वजह से फादर ऑफ सेल मतलब कि कोशिका के जनक के तौर पे किसे जाना जाता है? तो रॉबर्ट हुक को बोलेगा, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही डिस्कवर किया था। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल का मतलब क्या बोला जाता है? कोशिका का अध्ययन। स्टडी ऑफ सेल का मतलब कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका के अध्ययन को ही क्या बोल देते हैं? साइटोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें लिविंग सेल, तो इन्होंने जिस सेल को डिस्कवर किया था वो कैसी थी? डेड थी। लेकिन इन्होंने जिस सेल को डिस्कवर किया वो कैसी है? लिविंग है, जीवित कोशिका है। तो इसी वजह से भैया इनका नाम, अच्छा किसने डिस्कवर किया? एंटोनी लिवेनहॉक भाई साहब। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हमने बेसिकली देख लिया। अब देखो यहां पे कि सेल तो भैया बहुत, मैं बोलूंगा कि क्या सेल से ही मेरे बॉडी का निर्माण हुआ है, हम सभी का निर्माण हुआ है। तो क्या हमारे बॉडी में एक ही तरह की सेल पाई जाती है? क्या हमारे बॉडी का निर्माण एक ही तरह की कोशिका से हुआ है? तो नहीं, बहुत तरह की सेल पाई जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो हमारे बॉडी में पाई जाती है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, उसके बाद हो जाती है कौन सी? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। फिर लाल रक्त कोशिकाएं। फिर पाई जाएंगे आपको प्लेटलेट्स पाई जाएंगे। ठीक है, तो प्लेटलेट्स पाई जाएंगे जिसको विम्बाणु हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा स्पर्म पाया जाएगा। ठीक है, एक ओवम पाया जाएगा, एग सेल इसको बोलते हैं। नर्व सेल है, नर्व सेल का मतलब कोशिका। ठीक है, तो कौन सी है? तो ये अलग अलग सेलें देख रहे हैं कि हमारे बॉडी में, तो इसका मतलब ये बात तो पक्का है कि हमारे बॉडी का निर्माण किसी एक खास तरह के सेल से नहीं हुआ, अलग अलग तरह के सेल से हुआ। तो मैं एक ओवरव्यू लेना चाहूं, ओवरव्यू का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेल एक प्रकार की तो नहीं है, ये बात तो कंफर्म हो गई। सेल बहुत प्रकार की होती है। तो अगर मैं एक ओवरव्यू लेना चाहूं कि भैया अभी तक जितनी भी डिस्कवर कोशिकाएं हैं उसमें सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, तो उसका एक ओवरव्यू लेना चाहूं, तो वही अगर मैं देखना चाहूंगा कि भैया मैं बताना चाहता हूं कि सेल, ठीक है, तो सेल जो है उसकी मैं बात करूंगा कि सेल बेसिकली इसका ओवरव्यू ले रहा हूं कि सबसे बड़ी सेल कौन सी अभी तक डिस्कवर है और सबसे छोटी कौन सी है। ठीक है, तो सेल के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं अपने अर्थ के बारे में बात करूं, हमारे अर्थ में, हमारे पृथ्वी में अभी तक डिस्कवर कौन सी सेल सबसे बड़ी है और कौन सी सेल सबसे छोटी है, तो मैं अब बात करूंगा तो स्मॉलेस्ट सेल की मैं पहले बात करता हूं। स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, ये किस में बात कर रहा हूं? पूरे के पूरे अर्थ की बात कर रहा हूं। सबसे स्मॉलेस्ट सेल का मतलब सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, हिंदी में भी यही नाम है और इंग्लिश में भी यही नाम है, माइकोप्लाज्मा। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो कितना होगा? 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो भैया ये बहुत छोटा हो गया, इतना छोटा है कि हमको दिखाई भी नहीं देगा। साइज कितना है? 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶, तो बहुत छोटा है, इतना छोटा कि आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मैं वही बात करूं कौन सी? लार्जेस्ट सेल की बात करता हूं। लार्जेस्ट सेल का मतलब सबसे बड़ी कोशिका। लार्जेस्ट सेल का मतलब सबसे बड़ी कोशिका जो हमें अर्थ में पूरी तरह से जो अभी तक हमने डिस्कवर की है। ठीक है, वो कौन सी है? तो वो भैया कौन सी है? तो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग होता है। ऑस्ट्रिच एग का मतलब शतुरमुर्ग। ठीक है, हिंदी में अगर लिखना हो तो कैसे लिखना? शतुरमुर्ग का अंडा। तो शतुरमुर्ग का अंडा जो अपने आप में एक, सिर्फ एक सेल है वो, तो एक तरफ देख रहे हैं एक सेल इतनी छोटी है कि देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ रही है, और एक तरफ एक सेल देख रहे हैं कि इतना बड़ा है कि भैया
2-3 फैमिली का तो यहाँ से नाश्ता पानी निकल जाएगा। अगर आमलेट आमलेट बनाएंगे तो 2-3 फैमिली का तो नाश्ता पानी निकल जाएगा ना। सुबह सुबह तो टेंशन नहीं होगा, अपना क्या पड़ोसियों को भी खिला देंगे। इतना बड़ा अंडा होता है ये, तो सोचो अपने आप में ये इतना बड़ा एक अंडा है, और वो पूरा एक अंडा एक सेल है, और यहाँ पे इतना छोटा है कि भैया इसको देख नहीं पाएंगे। तो मतलब कि सेल के अंदर भी बहुत तरह की विविधता है, बहुत तरह की डाइवर्सिटी है। तो ये हमने बात की सिर्फ अर्थ के बारे में, लेकिन हमको तो भैया अपनी बारे बायो में हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो बेसिकली सवाल कहां से आते हैं, ह्यूमन बॉडी से आते हैं, हमारे अपने बॉडी से आते हैं। ठीक है, तो अगर एज ए ह्यूमन बीइंग की हम बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ी कौन सी और उसमें सबसे छोटी कौन सी। ठीक है, मानव मतलब कि मानव शरीर की अगर हम बात करें तो मानव शरीर में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी। ठीक है, ये तो हमने पूरे बारे अर्थ की बात कर ली। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल, मतलब स्मॉलेस्ट सेल का मतलब सबसे छोटी कोशिका हमारे बॉडी में। तो सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी मिलेगी कौन सी, स्पर्म सेल बोलते हैं इसको, शुक्राणु इसको बोला जाता है। लेकिन वही अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूं, लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ी, तो लार्जेस्ट सेल की बात करूं तो इसे बोला जाता है एग सेल, या इसी को बोलते हैं ओवन। ठीक है, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है अंडा कोशिका। तो ये होता है मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये होता है मेल सेक्स सेल और ये होता है फीमेल सेक्स सेल होता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं स्पर्म, स्पर्म सबसे छोटा सेल है हमारे बॉडी का, और एग सेल जो होता है ये बेसिकली सबसे बड़ा है, ये पाया जाएगा मेल में और ये पाया जाएगा फीमेल में। ठीक है, ये तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की तो बात हो गई, लेकिन मैं बात करता हूं एक और सेल है जो सबसे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल का मतलब सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट का मतलब लंबा, लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है, लंबा। तो सबसे लंबी कौन सी होती है, तो ये होती है कौन सी, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं हिंदी में। ठीक है, साइज नहीं पूछ सकता है। ठीक है, साइज वाइज नहीं पूछेगा, अगर साइज बाय द वे अगर दिया तो ये पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसी का साइज दिया, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, सारा डाटा इसी के अकॉर्डिंग है। तो ये जो डाटा है सब जो भी है सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे अगर मैं पूरे अर्थ की बात करूं तो सबसे बड़ी कौन सी है, तो ऑस्ट्रिच, एक शत्रुमुर्ग का अंडा। लेकिन अगर मेरे पूरे अर्थ की बात करूंगा सबसे छोटी कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा। ह्यूमन बॉडी की बात करूं, मानव शरीर की बात करूं तो सबसे छोटी कौन सी है, स्पर्म सेल। सबसे बड़ी सेल कौन सी है, एग सेल या ओवम। ठीक है, अब वही अगर सबसे लंबी की बात करूं तो सबसे लंबी कौन सी होती है, तो हमारी कौन सी होती है, नर्व सेल, जिसको तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। नर्व सेल का मतलब समझते हो, नर्व सेल का मतलब क्या, वैसे देखो हमारे बॉडी में नर्व सेल पाई जाती है। नर्व सेल जैसे कि मैंने आपको छुआ, जैसे कि आप कभी भी आपने किसी चीज को टच किया, तो टच किया तो यहाँ पे बहुत तरह के नर्व सेल पाए जाते हैं। ये नर्व सेल क्या करते हैं, जो भी आपने टच किया इस इंफॉर्मेशन को भैया यहां से लेके जाएंगे, यहां से लेके जाएंगे, यहां से लेके जाएंगे, यहां से स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचेंगे, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से कहां से मैसेज ले जाएंगे, ब्रेन में लेके चले जाएंगे। तो नर्व सेल क्या करते हैं, मैसेज को लेके जाते हैं। ठीक है, या ठीक है, तो मैसेज को लेके जा रहे हैं और फिर मैसेज को वापस अगर कहीं भेजना भी होगा ब्रेन से, मान लेता हूं कि आपने किसी को टच, आपको किसी ने टच किया, तो टच किया तो टच करने वाला मैसेज भैया यहां से गया, तो किसके थ्रू जा रहेगा, तो कोई ना कोई तो नेटवर्क होना चाहिए, कोई ना कोई तो भैया यहाँ पे माध्यम होना चाहिए। वो माध्यम क्या है, नर्व सेल। तो बहुत तरह के नर्व सेल, यहाँ पे बहुत तरह के तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाएंगी। ये क्या करेंगे, सारा मैसेज उठा के कहां लेके जाएंगे, ब्रेन में। ब्रेन उस मैसेज की क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद ये देखेगा कि भैया अब क्या किया जाए, क्योंकि रिप्लाई भी तो करना है। मान लेता हूं कि गुड टच है, तो गुड टच है तो हाथ मिला लेंगे। वहीं पता चला कि भैया ब्रेन ने प्रोसेसिंग की नहीं है, भैया ये कैसा टच है, बैड टच है, तो ब्रेन क्या करेगा, मैसेज दे देगा किसको, हाथ को, कि 2 बार लतिया दो इसको वहीं पे, तो वहीं पे उसको लतिया देंगे। ठीक है,
तो भैया ये मैसेज को लेके आना और फिर ब्रेन से मैसेज को वापस कहीं ऑर्गन में भेजना, ये किसका काम होता है? इसी नर्व सेल का काम होता है, इसी तंत्रिका कोशिका का काम होता है। कभी कभी देखो क्या होता है कि नर्व सेल कभी कभी किसी के, मान लेते तो इस हाथ की नर्व सेल डैमेज हो गई, तो जैसे डैमेज होंगी तो क्या हो जाएगा कि मैसेज ब्रेन तो भेज रहा है लेकिन मैसेज यहाँ पे पहुंच नहीं पा रहा, मतलब कि नर्व सेल डैमेज हो गई तो भैया ये काम नहीं कर रहा, नर्व सेल रिसीव ही नहीं कर रही मैसेज को ढंग से। तो जिस अंग में नर्व सेल डैमेज हो जाएंगे तो उस अंग का जो ये ऑर्गन है वो काम ही नहीं करेगा। आपने सुना होगा पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस में क्या हो जाता है? पैरालिसिस में नर्व सेल काम ही नहीं करती, नर्व सेल डेड हो गई। अब मान लेते हैं कि किसी का हाथ ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, वो कितना भी कुछ हो मूव ही नहीं करेगा, क्यों? मैसेज तो भेज रहा है ब्रेन लेकिन नर्व सेल ही डेड है, तो नर्व सेल रिसीव ही नहीं कर पाएंगे, रिसीव नहीं कर पाएंगे तो भैया एक्शन ही नहीं हो पाएगा। इस वजह से उसको क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो जाता है। और एक पॉइंट और नर्व सेल के बारे में बात करेंगे। नर्व सेल के बारे में क्या होता है कि इनके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन का मतलब कि देखो हम पहले छोटे थे, अब छोटे से इतने बड़े हो गए, तो पहले हमारे बॉडी में सेल थी, अब वो सेल क्या होती है? हमेशा सेल क्या होती है? अपने आप को डिवाइड करती रहती है। सेल का डिवाइड करने का मतलब, सेल पहले एक थी, एक से दो होंगी, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 14, निरंतर सेल क्या हो जाती है? डिवाइड करती है। कोशिका विभाजन इसी को बोलते हैं। ये हमेशा होते रहता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। सिंपल सी बात है। तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं उनकी भी तो भैया ग्रोथ होगी। ऐसा तो है नहीं कि जितने बचपन में आपके पास जितने सेल थे उतने ही रहेंगे, उनमें भी विभाजन होगा। जितने भी सेल है सब में विभाजन चलता है, ठीक है? तो जिसकी वजह से उनमें ग्रोथ होती रहती है। लेकिन एक ही इकलौता ऐसा सेल है, नर्व सेल, जिसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी नर्व सेल आपको बचपन में जैसे जन्म के समय हुई थी, मृत्यु तक उतनी ही नर्व सेल रहेंगे। इसमें किसी भी तरह का सेल विभाजन, सेल कोशिका मतलब सेल डिवीजन यहाँ पे नहीं होता। एक पॉइंट नोट करके लिखना, इसी पॉइंट को पॉइंट लिखना है, NOTE, नोट करो, NOT, नोट, एक नोट बनाओ, NOTE, नोट, नोट लिखो, लिखना। नो सेल डिवीजन, नो सेल डिवीजन, नो सेल डिवीजन, नो सेल डिवीजन इन नर्व सेल। हिंदी में लिखना, कोशिका तंत्रिका कोशिकाओं में, तंत्रिका कोशिकाओं में, तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि नर्व सेल जितनी थी, अब कोशिका विभाजन नहीं है, तो जितनी आपको जन्म के समय थी उतनी ही आपको मृत्यु के समय ही होंगे। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब देखो जो सेल है, सेल जो है, कोशिका है, इसको भी हम देखेंगे, ये भी दो प्रकार की होती हैं। इसको भी हमने देखो भैया डिवाइड किया है। मैंने बोला कि अभी तक जितनी भी कोशिकाएं मिली हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं, उसका हम विभाग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं हम, जितने भी सेल हमको मिली हैं उनको हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर मान लेता हूं कि किसी भी चीज को मैं क्या करता हूं? क्लासिफाई करता हूं, तो कोई ना कोई तो मापदंड रखेंगे। मान लेता हूं इसी क्लास में मान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं, मैं बोलूंगा कि जो लंबा वाला है वो इधर बैठ जाओ, जो शॉर्ट हाइट है वो उधर बैठ जाओ, या ऐसा ही बोल सकता हूं लड़के इधर बैठो, लड़कियां इधर बैठो। तो मैंने कोई ना कोई तो मापदंड रखा ताकि इस पूरे क्लास को मैंने विभाजित कर दिया। तो सेल को भी मैं विभाजित करना चाहता हूं, जितनी भी सेल मिली है, तो कोई ना कोई तो आधार रखूंगा, कोई ना कोई तो मापदंड रखूंगा जिसके आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमने जो जितनी भी कोशिकाएं हमको मिली हैं उसको हमने जो मापदंड रखा है वो किस पे रखा है? बेस्ड ऑन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के आधार पे हम क्या कर रहे हैं? इस सेल को क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन किसके आधार पे? तो किसके आधार पे? तो केंद्रक, किसके आधार पे? तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? केंद्रक की संरचना के आधार पर। ठीक है, केंद्रक की संरचना के आधार पे हम सेल को दो पार्ट में डिवाइडेड करें। ठीक है,
एक होती है कौन सी, एक होती है यूकैरियोटिक, सॉरी एक होती है प्रोकैरियोटिक। इसका नाम क्या है? हिंदी में भी यही नाम है, प्रोकैरियोटिक। और एक होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। दो तरह की सेल होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। अब यहां पे देखो इन दोनों सेल में क्या अंतर है, पहले इसको समझते हैं। हमने क्या बोला है कि इसको हमने जो डिवाइड किया किसके आधार पे, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, केंद्रक की संरचना के आधार पे हमने डिवाइड किया। तो पहले भैया अगर केंद्रक की संरचना के आधार पे अगर हमने डिवाइड किया तो हमको तो पहले केंद्रक के बारे में जानना जरूरी होगा कि भैया ये केंद्रक क्या है, तभी तो हम इसको समझ पाएंगे, अन्यथा समझ नहीं पाएंगे। तो देखो मैं एक ओवरव्यू ले रहा हूं, कुछ नहीं समझना यहाँ पे, कुछ लिखना नहीं है, बस समझना है। ठीक है, एक मैं कुछ भी नहीं लिखना, बस समझना है। मैं तुमको थोड़ा समझा, ओवरव्यू ले लेते हैं एक सेल का। मान लेता हूं ये सेल है, ये हमारी सेल है। अब देखो ये सेल है, तो सेल के चारों तरफ आपको एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको बोलते हैं क्या, सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन, इसका नाम क्या पड़ जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है इसका? सेल मेम्ब्रेन। इसी को बोलते हैं कोशिका इसी को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। अब सेल के अंदर का जो हिस्सा जो बचा उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसी को बोल देते हैं कोशिका द्रव्य। तो मतलब कि सेल के अंदर जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब कि सेल के अंदर वाले जो रीजन को हम क्या बोल देंगे? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। अब इसके अंदर तो बहुत सारे हिस्से। अब देखो इसी सेल के सेंटर में एक आपको एक अंग नजर आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। इसी को बोला जाता है केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस है। अब इसी न्यूक्लियस, अब देखो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोल देते हैं, डीएनए। ठीक है, तो डीएनए ही बेसिकली सारा खेल डीएनए ही खेलता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डीएनए। अब इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, मतलब कि ये न्यूक्लियस है। मान लेता हूं कि मैंने क्या किया, ये न्यूक्लियस है, इसको मैंने न्यूक्लियस बोला। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन भी देख रहे हो, ये क्या है? इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन भी देख रहे हो। इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है? इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से हम जानते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। लिख रहे हैं? लिखना कुछ नहीं, बस मैं समझा रहा हूं तुमको। ठीक है, ये सब चीजें बाद में हम लोग देखेंगे। केंद्रक झिल्ली के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसी के बगल में एक और ऑर्गन मिलेगा जिसका नाम क्या है? इसी के बगल में एक और ऑर्गन मिलेगा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको मैं ईआर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक एक करके सबको हम लोग देखेंगे, सबका पोस्टमार्टम करेंगे आगे चल के, सबका चीड़फाड़ करेंगे, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, सब देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल तुम बस ये समझो कि सेल कैसे, सेल क्या है, सेल के अंदर की चीजें क्या होती हैं, हम क्लासीफाई जो कर रहे हैं तो क्या क्या आधार है। सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन जिसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अंदर वाले हिस्से को साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य। सेल के सेंटर में एक हिस्सा पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस बोलते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है डीएनए। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन, उसका नाम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बगल में एक और ऑर्गन देख रहे हो जिसका नाम क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बगल में एक और ऑर्गन आपको नजर आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। हिंदी में भी यही नाम है और इंग्लिश में भी इसका यही नाम है। एक और ऑर्गन मिलेगा जिसको हम बोलते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम क्या है भाई? तो इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अक्सर क्वेश्चन आपने सुना होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है? इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल?
ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला क्यों जाता है? कोशिका का पावर हाउस, सिंपल सी बात है। तो कोशिका का पावर हाउस इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी का निर्माण होता है। पावर हाउस हमको क्या कर रहा है? एनर्जी देने का काम कर रहा है, एनर्जी देने का काम कर रहा है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? तो भैया जैसे कि पावर हाउस हमको एनर्जी दे रहा है, तो भैया ये माइटोकॉन्ड्रिया भी हमको क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। उस एनर्जी से क्या कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं, उसी एनर्जी से मैं क्या कर रहा हूं? दौड़ूंगा, उसी एनर्जी से बहुत सारे काम करूंगा। तो एनर्जी देने का काम कर रहा है, इसी वजह से का नाम क्या पड़ गया? पावर ऑफ द सेल। लिखना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, ये सब बातें हम लोग देखेंगे। तो सेल का पावर हाउस कौन है? तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब देखो बेसिकली, अब देखो पावर हाउस, अब मैं बोलूंगा कि आप ये एनर्जी का निर्माण कर रहा है, तो एनर्जी का निर्माण कैसे होगा? तो मैं क्या करता हूं कि हम जो खाते हैं, हम क्या खाते हैं? कुछ भी खाना खाया, और खाना खा के हम अपने बॉडी में किस चीज को स्टोर करते हैं? ग्लूकोज को। जैसे कि आपने चावल खाए, तो चावल से क्या मिलता है? चावल बेसिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या करते हैं? बॉडी हमारे जैसे बॉडी में गया तो हमारे अंदर क्या है? एक पाचन तंत्र पाया जाता है, डाइजेस्टिक सिस्टम। वो डाइजेस्टिक सिस्टम क्या करता है? उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अपने आप में बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स है, बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ना पड़ता है। तोड़ता कौन है? तो हमारे पास पाचन तंत्र है, दैट इज डाइजेस्टिक सिस्टम है, वो उसको तोड़ता है, और तोड़ के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेगा, सबसे एकदम उससे ज्यादा छोटा हो ही नहीं सकता। वो सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा होता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बेसिकली हमको क्या करता है? एनर्जी देने का काम करता है। जैसे कि आपको कभी भी एनर्जी डाउन हो जाती है, क्या करते हैं? ग्लूकोज पाउडर लेते हैं, पानी में घोलते हैं, गटक जाते हैं, तो आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज बेसिकली क्या करता है? आपको एनर्जी देने का काम कर रहा है। आपकी बॉडी में ग्लूकोज पहुंच गया, तो ग्लूकोज पहुंचने से ऐसा नहीं कि ग्लूकोज पिए एनर्जी बन जाएगी। तो भैया ग्लूकोज तो हमारे लिए एनर्जी का काम कर रहा है, लेकिन अभी इसको फिर तोड़ना बाकी है। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे? तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया? खाना खाया, खाना खा के अपने ब्लड में ग्लूकोज को पहुंचा दिया। तो क्या ग्लूकोज मेरे ब्लड में पहुंच गया तो एनर्जी मिल जाएगी ना? फिर को इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे? ऑक्सीजन की मदद से। तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के लिए हमको क्या चाहिए? सांस लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको बिना ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन की अगर बॉडी में कमी हो गई तो ऑटोमेटिक आपकी मृत्यु हो सकती है। क्यों? कि ऑक्सीजन जैसे बॉडी में जाएगा तो बॉडी में रखा जो ग्लूकोज है वो इसको तोड़ने का काम करेगा। तो ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ेंगे, और टूटेगा तो टूटने के बाद आपको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी, और किसके फॉर्म में मिलती है? एटीपी के फॉर्म में मिलती है एनर्जी। एडिनोसाइंस ट्राइफॉस्फेट इसको हम लोग बोलते हैं। एनर्जी जो भी मिलती है हमको, वो एक मॉलिक्यूल्स होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स उसको बोलते हैं, दैट इज एटीपी। ठीक है, ये सब चीजें बाकी आगे चल के पढ़ेंगे, बस एक ओवरव्यू ले रहा हूं मैं। ठीक है, कुछ भी सिर्फ सुनो, लिखना नहीं है। मैं बोल रहा हूं लिखने से ज्यादा सुनने में ध्यान दिया करो, नहीं तो लिखोगे तो जिंदगी भर लिखते ही रह जाओगे। ठीक है ना, बचपन से लिख ही रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है। सुनना ज्यादा है, समझना ज्यादा है। कोई डाउट आए तो मुझसे बताओ कि भैया कहां पे डाउट है, वो पूछो, मैं यहीं पे क्लियर करूंगा। सुनने पे ज्यादा फोकस करना, लिखने का टाइम दूंगा, आराम से लिखते रहना। ठीक है, तो भैया यहाँ पे ग्लूकोज बेसिकली क्या कर रहा है? मैंने खाना खाया, ग्लूकोज मेरे ब्लड में पहुंच गया, ऑक्सीजन सांस लिया, पहुंच गया। अब ये भैया दोनों मिलेंगे। अब ये ग्लूकोज बेसिकली हमारे ब्लड से कहां पे पहुंच जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन भी कहां पहुंचेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये दोनों भैया टूटेंगे, और ये जो प्रक्रिया ये कहां चलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एनर्जी कहां बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एनर्जी यहां बन रही है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलेंगे? इसी को ना बोलेंगे कि किसी और को बोल देंगे? इसी को बोलेंगे। इसी वजह से इस भाई साहब को एक और नाम बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेस्पायरेटरी साइट। रेस्पायरेटरी साइट का मतलब क्या होता है? जहां पे श्वसन अंग, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? श्वसन अंग। श्वसन अंग का मतलब क्या होगा? श्वसन अंग, श्वसन मतलब कि रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना होता है। श्वसन का मतलब क्या? सांस लिए सांस छोड़ दिए, इसको श्वसन बोलेंगे? इसको श्वसन नहीं बोलते हैं। रेस्पायरेशन का मेन मोटो क्या होता है? एनर्जी को बनाना, और एनर्जी को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेस्पायरेशन लेते हैं। तो रेस्पायरेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है एनर्जी का उत्पादन, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये इसी वजह से, तो एनर्जी जहां बन रही है तो बेसिकली रेस्पायरेशन वहां हो रहा है। और रेस्पायरेशन मतलब कि रेस्पिरेटरी साइट, श्वसन अंग हमारे लिए कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे एनर्जी बन रही है। संभल से बात आई।
अब यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी साइट जहां पे एनर्जी बन रही है उसी को हम श्वसन अंग बोलेंगे, रेस्पिरेटरी साइट बोल देंगे। अब देखो बहुत सारे और भी ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि इस तरह छोटे छोटे और भी ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है लाइजोसोम बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इसको क्या बोला जाता है, लाइजोसोम ही बोलते हैं। इस भाई साहब को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है सुसाइड बेग ऑफ द, सुसाइड बेग ऑफ द सेल, कोशिका की क्या बोलते हैं इसको, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है, लाइजोसोम को। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे टर्म है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बरसों से यही सब पूछ रहा है। ठीक है, कि सुसाइड बेग ऑफ द सेल किसे बोला, आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं, आत्महत्या की थैली इस भाई साहब को बोलते हैं। उसके बाद और भी छोटे छोटे ऑर्गन पाए जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, बहुत सबसे छोटा पार्टिकल हमारे सेल के अंदर कौन सा होता है, राइबोसोम। अब इस भाई साहब का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना तो प्रोटीन जो होता है उस प्रोटीन का निर्माण करता है, तो प्रोटीन का निर्माण ये करता है। ठीक है, तो प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। इस वजह से इस भाई साहब का नाम क्या पड़ गया, इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोल देते हैं। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया किसका निर्माण कर रहा है, ये प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, और भी ऑर्गन पाए जाते हैं, एक और ऑर्गन पाया जाता है जिसको बोलते हैं वैक्यूल्स बोलते हैं, जिसको हम रसधानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब देखो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को क्या नाम बोला जाता है, इसी को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क। कोशिका का मस्तिष्क किससे बोला जाता है, तो न्यूक्लियस को बोला जाता है। क्यों भैया, क्योंकि न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है कि किस ऑर्गन को क्या काम करना है। ये काम कौन करता है, जैसे मेरा ब्रेन क्या करता है, मेरा ब्रेन ही मैसेज दे रहा है मेरे हाथ को, जिसके वजह से मैं लिख रहा हूं, जिसके वजह से मैं बोल रहा हूं, लिप्स को मैसेज दे रहा है, जिसके वजह से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेन हमारे बॉडी में क्या करता है, सारे ऑर्गन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वैसे न्यूक्लियस क्या करता है, सेल के सारे ऑर्गन के जितने भी हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है, किसको क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, तो न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है। और न्यूक्लियस डिसाइड कर रहा है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है, ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क इसको हम लोग बोलते हैं। तो मैंने बोला कि भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हमने बोला कि सेल जो है, सेल को मैं डिवाइड कर रहा हूं किसके आधार पे, केंद्रक की संरचना के आधार पे, न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसके आधार पे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। तो भैया तो मतलब कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस का संरचना दो तरह, एक प्रोकैरियोटिक है और एक यूकैरियोटिक है। तो एक कौन सी है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसका मतलब क्या होगा कि इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की संरचना अलग होगी और इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की संरचना अलग होगी। यही कह रहे बात, तभी तो मैं उसके आधार पर डिवाइड कर रहा हूं। प्रोकैरियोटिक का देखो याद कैसे करना, प्रोकैरियोटिक पी से बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, अब पी से लिखेंगे क्या, पुराना। पी से प्रोकैरियोटिक, पी से पुराना। देखो जब जीवन की शुरुआत हुई थी, शुरुआत में जब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, जब किसी भी जीव जंतु की, कोई जीव जंतु नहीं था, तो सबसे पहले जब जीवन की शुरुआत हुई थी तो वो प्रोकैरियोटिक सेल से ही शुरुआत हुई थी। यही सेल बहुत सारे के, जब इन्वायरमेंट में बहुत तरह के बदलाव हुए तो यही सेल किस में कन्वर्ट हो गया, यूकैरियोटिक में। यही सेल किस में कन्वर्ट हो गया, यूकैरियोटिक में। अब फिर बहुत तरह के यूकैरियोटिक सेल आपस में मिले, तो बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल आपस में मिले तो ये मिलके क्या बन गए, ये बन के मिल गए क्या, टिश्यू बन गए, जिसको हम उतक बोलते हैं। टिश्यू बहुत सारे आपस में मिले तो क्या बन गए, ऑर्गन बने। जैसे कि हमारा लंग्स है, मेरा हार्ट है, मेरी किडनी है, मेरा माउथ है, मेरे हाथ है। ठीक है, बहुत सारे टिश्यू मिले, बहुत सारे ऑर्गन बन गए। ऑर्गन बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, सिस्टम बनेगा। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और बहुत सारे सिस्टम मिलेंगे तो क्या बन जाएगी, तो बॉडी का निर्माण हुआ। तो देखो शुरुआत में देखो क्या हुआ था, प्रोकैरियोटिक सेल ही थी। प्रोकैरियोटिक सेल आकर आप आगे चल के किस में कन्वर्ट हो गई, यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो गई। यही यूकैरियोटिक सेल आपस में बहुत सारे मिले तो टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिले तो ऑर्गन, बहुत सारे टिश्यू मिले तो ऑर्गन मिले तो सिस्टम, और बहुत सारे सिस्टम मिले तो पूरी बॉडी का निर्माण ऐसा होगा। तो जीवन की शुरुआत कहां से होती है, तो यहां से। तो मैं बोलूंगा सबसे पुराना सेल कौन सा है, तो भैया प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पुराना है, तो मतलब कि जब भैया किसी भी चीज की शुरुआत जब होती है तो वो सही मायने में उतना विकसित नहीं होता, जैसे कोई नई नई टेक्नोलॉजी ही आई,
ठीक है, तो नई टेक्नोलॉजी आती है तो भैया नई उतनी ज्यादा विकसित नहीं होती, उस पर हम काम करते हैं और धीरे 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 वो ज्यादा विकसित होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो देखा जाए तो पुराना सेल है। तो ये बेसिकली कैसा होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मैं बात करता हूँ, किसके आधार पे मैं डिवाइड कर रहा हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर। तो इसमें देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, इज नॉट फाउंड, इसके अंदर केंद्रक झिल्ली जो होती है वो नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसी वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, अविकसित सेल। ठीक है, कैसा बोल देते हैं, अनडेवलप्ड सेल। क्या नाम दे दिया इसका, अविकसित कोशिका। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अब यहां पे सवाल उठता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है भाई, सबसे बड़ी ऑर्गन चीज की कौन सी नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही गायब है। मान लेता हूं कि इसका मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उड़ा दूं, तो भैया अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उड़ा दूंगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि भैया न्यूक्लियस कहां है। अगर मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को उड़ा दूं यहां से, तो मुझे बताओ तुम पता कर पाओगे कि न्यूक्लियस कहां है, न्यूक्लियस तो पता ही नहीं चलेगा। और ऊपर से सब एक और समस्या आ जाएगी। समस्या क्या आ जाएगी कि इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल था वो भैया न्यूक्लियस के अंदर पैक था, लेकिन जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उड़ाया तो डीएनए जो था जेनेटिक मटेरियल वो तो भैया पैक होगा ही, वो तो पूरे सेल में एकदम डिस्को डांस करने लगेगा, इधर उधर घूमने लगेगा। तो यहां पे एक और समस्या आ जाएगी। तो यहां पे बेसिकली न्यूक्लियर जिस सेल में केंद्रक झिल्ली ना पाई जाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना पाई जाए, उस सेल को क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। तो जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो क्या उस सेल को मैं बोलूंगा कि विकसित सेल है ये ना, कैसे बोलेंगे, अविकसित सेल। लेकिन वही बात कर रहा हूं, ये कौन सी की, प्रोकैरियोटिक। दूसरी कौन सी थी, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या था कि उसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आएगा, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमने इसी आधार पे हमने सेल को डिवाइड किया। तो एक ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना पाई जाए उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। इसी को बोलते हैं अनडेवलप्ड सेल, अविकसित सेल, मतलब कि ये सेल पूरी तरह से विकसित नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या हो जाएगी, पाई जाएगी, फाउंड। फाउंड का मतलब पाई जाएगी। तो यहां पे भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ठीक है, पाई जाती है। तो पाई जाएगी तो ये कैसे कहलाएगी, ये कैसे थी, अनडेवलप्ड थी, ये कैसे कहलाएगी, डेवलप सेल कहलाएगी। ठीक है, मतलब कैसी हो कहलाएगी, विकसित कोशिका ये कहलाएगी। कैसी कैसी, तो विकसित कोशिका ये कहलाएगी। ठीक है, समझ में बात। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। लेकिन क्या इतने डिफरेंस होते हैं ना, बहुत सारे डिफरेंस है। देखो और भी क्या है इसमें, देखो क्या होगा। मैंने बोला कि देखो इसके अंदर, इस भाई साहब के अंदर डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब पुराना सेल, पुराना सेल का मतलब जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो जेनेटिक मटेरियल तो उसके पास भी है, डीएनए उसके पास भी है। और एक कौन सी थी, यूकैरियोटिक सेल, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, उसके अंदर भी डीएनए। तो क्या दोनों का डीएनए एक ही जैसा होगा, नहीं, दोनों का डीएनए अलग अलग होगा। कैसे, यहां पे देखो, एक होता है सर्कुलेटेड डीएनए। एकदम ध्यान से इन सब चीजों को समझना, मुझे पता है कि ये सब चीजें तुम पहली बार ही पढ़ रहे हो, ठीक है ना। YouTube में बहुत सारे वीडियो है लेकिन इतना कंटेंट तुमको वहां पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है, इसलिए आराम से सुनना बहुत अच्छे से। एक होता है सर्कुलेटेड डीएनए और एक होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डबल हेलिकल डीएनए। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल था, जो पुराना सेल था,
ठीक है, पुराना सेल था, इसके अंदर जो डीएनए होगा, इसके अंदर जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, सर्कुलेटेड होगा। इसी को बोलते हैं सर्कुलेटेड डीएनए। अभी ये होता क्या, अभी समझ में आ जाएगा। इसमें जो डीएनए होगा वो कैसा होगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का होगा। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का ये होगा। अब इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझो ध्यान से, ठीक है, तब बात से आगे हम करेंगे। ठीक है, सर्कुलेटेड का मतलब, सर्कुलेटेड का मतलब डीएनए कैसा है, यही हुआ ना। लेकिन डबल हेलिकल का मतलब क्या, मैं बोलूंगा कि हमारा डीएनए ऐसा है, हमारा डीएनए ऐसा है, हमारा डीएनए कैसा देखा होगा कभी भी, तो हमारा डीएनए तो भैया ऐसे रहता है। हमारा डीएनए कैसा है, ऐसा ही। डबल हेलिकल का मतलब कि दो यहां पे आपको हेलिकल है, इस दो को पकड़ा अब मैंने ऐसे घुमा दिया, हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्पाइरल टाइप की। हेलिकल को क्या बोलते हैं, स्पाइरल। तो ऐसे से जो संरचना होती है इसी को स्पाइरल, इसी को बोलते हैं हेलिकल। तो यहां पे देखो कि यहां पे दो हेलिकल थे, पकड़ा मैंने, इसको घुमा दिया, तो डबल हेलिकल, इसी यहां पे डबल आपको नजर आ रहा है। और संरचना कैसी है, थोड़ी सी स्पाइरल, डबल हेलिकल इसको में। तो हमारा जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल हेलिकल। और ये कैसा, तो हमारा, हम कैसे इंसान है, विकसित जीव है। कैसे जीव है, विकसित की अविकसित, विकसित जीव है। तो हमारा डीएनए भी कैसा होगा, विकसित डीएनए वाला होगा। तो भैया यूकैरियोटिक सेल में ये वाला डीएनए पाया जाएगा, डबल हेलिकल। और कौन सा, प्रोकैरियोटिक में कौन सा पाया जाएगा, ये वाला पाया जाएगा। समझ में आई। तो सर्कुलेटेड डीएनए का मतलब ये होता है और डबल हेलिकल का मतलब ये होता है। तो इसमें हमने देखा कि डीएनए जो पाया जा रहा था कहां पे, ये कैसा था, सर्कुलेटेड था, और यहां पे कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का ये होता है। ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक की मैं बात करूं, कहां गया, यहां पे, तो मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो डीएनए क्या करेगा, डीएनए पूरे सेल कहां पे घूमेगा, इस पूरे के पूरे यहां पे घूमेगा। ठीक है, यही पूरे के पूरे सेल में कहीं ना कहीं घूमते रहेगा, एक जगह फिक्स नहीं है। लेकिन इसमें, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक की बात करूं तो भैया डीएनए मेरा फिक्स है, सेंटर के पास है, सेंटर में भी कहा, न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पे आते हैं भैया। तो हमने भैया इन सब डिफरेंस को देखा, ठीक है। तो डीएनए सर्कुलेटेड है और डीएनए यहां पे कैसा है, डबल हेलिकल है। अब एक और आता है क्रोमोजोम के बारे में। क्रोमोजोम मतलब गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। तो गुणसूत्र की बात करूं, क्रोमोजोम यहां पे एक ही पाया जाएगा, और यहां पे कितना पाया जाएगा क्रोमोजोम, क्रोमोजोम मतलब गुणसूत्र। ठीक है, यहां पे कितना पाया जाएगा, मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा क्रोमोजोम पाया जाएगा। अब फिर यही बात आ जाती है, भैया ये क्रोमोजोम क्या है, पहले तो ये बताइए तब नहीं लिखवाइएगा। तो पहले क्रोमोजोम के बारे में बताइए, तो क्रोमोजोम के बारे में थोड़ा बात करते हैं। क्रोमोजोम क्या है, मान लेता हूं कि देखो क्रोमोजोम क्या होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं क्रोमोजोम के बारे में, थोड़ी सी चर्चा करें, क्रोमोजोम क्या होते हैं। क्रोमोजोम की संरचना ऐसे देखी होगी आपने, ऐसे होते हैं क्रोमोजोम की संरचना। बेसिकली हमारा जो डीएनए होता है वो कहां पाया जाता है, इसी क्रोमोजोम के अंदर पाया जाता है। इसी डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोजोम पाया जाता है। सॉरी, ये स्ट्रक्चर है क्रोमोजोम का, और इस क्रोमोजोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। तो हमारा जो डीएनए जो सेल में पाया जाता है, सेल के अंदर बेसिकली जो न्यूक्लियस देख रहे हैं, उसी न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाएंगे, क्रोमोजोम। और उसी क्रोमोजोम के अंदर क्या पाया जाएगा, ये डीएनए पाया जाएगा। ठीक है, तो डीएनए बेसिकली इसके अंदर पाया जाता है। डीएनए के अब यहीं पे देखो, इसके छोटे छोटे सेक्शन अगर मैं ले लूंगा, इस छोटे छोटे सेक्शन को मैं क्या बोल दूंगा, इसी को मैं बोलूंगा जीन। क्या बोल दूंगा, इसी को मैं बोलूंगा क्या, जीन बोलूंगा। जीन क्या करता है, ये बेसिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है, करेक्टर को ट्रांसफर करता है। करेक्टर का ट्रांसफर का मतलब, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका फेस आपके माता पिता से थोड़ा सा मिलता जुलता है, या माता की आंखें थोड़ी सी कैसी हो, भूरी हो, तो हो सकता है कि बेटा या बेटी उनमें से किसी की आंख भूरी हो जाए। पिताजी के बाल घुघराले हैं तो बेटे के कैसे हो जाए घुघराले। पिताजी एकदम सपाट हैं तो बेटा भी सपाट हो जाएगा।
सारा खेल किसका है? जीन का। तो जो जीन होते हैं वो कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो ये जीन कहां पाए जाते हैं? इसी क्रोमोसोम में। जीन कुछ नहीं है, डीएनए की एक लॉन्ग सेक्शन है, डीएनए की बहुत लंबी सेक्शन, ये बहुत लंबा सेक्शन डीएनए का, इसका कोई एक छोटा सेक्शन मैं ले लूंगा, उसी को मैं क्या बोल दूंगा? जीन। जीन क्या है? डीएनए बहुत बड़ा है, उसका कोई एक छोटा सा सेक्शन ले लिया, उसी को मैंने क्या नाम दे दिया? जीन। और ये डीएनए बेसिकली है किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर। तो हमारे बॉडी में बहुत तरह के क्रोमोसोम, मैंने बोला कि हमारे, जैसे कि मैं बोलूंगा कि हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 होते हैं। नाम सुना? 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे हमारे सेल के अंदर। 46। कभी कभी 46 से 47 हो जाते हैं, तो भैया करेक्टर ही बदल जाता है। 46 से 47 में पहुंच जाएगा तो तुम कहां मिलोगे? ट्रेन में मिलोगे। तो ट्रांसजेंडर जो होते हैं, ट्रांसजेंडर का बॉडी का निर्माण कैसे होता है? उनके बॉडी के अंदर क्रोमोसोम एक बढ़ जाता है, 46 से कहां पहुंच जाते हैं वो? 47। तो हमारे बॉडी में कितना भैया? 46, मतलब एक से ज्यादा। तो हमारी बॉडी का निर्माण कैसे हुआ है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक सेल से हुआ है, यूकैरियोटिक सेल से हुआ है। तो यहां पर देखेंगे वही बात मैंने बोला कि क्रोमोसोम इनके अंदर एक ही पाया जाएगा, गुणसूत्र इनके अंदर एक ही पाया जाएगा, और इनके अंदर क्रोमोसोम कितने पाए जाएंगे? मोर देन 1 पाए जाएंगे। ठीक है, यहां तक। एक और आता है यहां पे, चलो इसको लिखो पहले तब आगे बढ़ते हैं। यहीं पे एक और पॉइंट लिख लेना, ठीक है? ठीक है, या तो कोई दिक्कत? ठीक है। देखो डाउट आए अगर आ रहा है तो क्लास के दौरान ही उसको पूछ लेना। ठीक है, कोई भी डाउट दिमाग में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो तुम पूछोगे नहीं, अब पता चला एग्जाम में वही आ गया जो तुमने नहीं पूछा। और अक्सर यही होता है, जो तुम्हारा डाउट रहता है, जो तुम नहीं पढ़ के जाओगे एग्जाम में वही आएगा, फिर बाद में छाती पीटोगे कि भैया ये क्या कर दिए, काश पूछ लिए होते तो 1 मार्क्स ज्यादा आ जाता। तो कोई भी डाउट दिमाग में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहां तक। एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन एक होती है। अब देखो मैंने बोला कि हमारे डीएनए में एक प्रोटीन भी पाई जाती है जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना हिस्टोन प्रोटीन फाउंड। यहां पे हिस्टोन प्रोटीन क्या होगी? यहां पे पाई जाएगी, और यहां पे नो हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। और इस सेक्शन में क्या लिखना है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। यहां पे लिखेंगे हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, और इधर लिखेंगे हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अब ये हिस्टोन प्रोटीन का क्या चक्कर है उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा जो डीएनए होता है, इसका मतलब ये हमारे बॉडी का निर्माण किससे हुआ? यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक से? यूकैरियोटिक से। विकसित जीव है भाई, तो विकसित जीव है तो विकसित सेल से ही हमारे बॉडी का निर्माण हुआ। तो हमारे डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? देखो यहाँ पे, तो भैया हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा। अब देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा होता है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल होता है, जीवाणु जिसको हम बोलते हैं। तो उसके अंदर का डीएनए कैसा होगा? सर्कुलेटेड। उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 1।
ठीक, गुणसूत्र की संख्या भी। अब देखो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, एक बार इसको समझते हैं, इसके बाद फिर लिखना। एक मिनट रुक जाओ। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, हिस्टोन प्रोटीन जैसे कि हमारा ये डीएनए है, ठीक है। अब इतना बड़ा डीएनए है, इसको भैया अरेंज वे में क्वाइलिंग करना जरूरी होता है, अरेंज करके क्वाइलिंग करना होता है। तो अरेंज करके क्वाइलिंग करना है तो भैया कोई ना कोई यहां पे एक प्रोटीन पाई जाएगी, ये प्रोटीन इसके अंदर ऐसे पाई जाएगी। ये प्रोटीन क्या होती है, इसी को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम है, ये हमारे डीएनए को बांधने में मदद करती है, क्वाइलिंग करने में मदद करती है, क्योंकि नहीं तो उलझ जाएगा डीएनए, क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा। अब इसमें मुझे बताओ क्या इसको क्वाइलिंग करने की जरूरत है, इसको क्वाइलिंग करने की जरूरत है, इसको क्वाइलिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी वजह से यहां पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। हमारा डीएनए तो बहुत लंबा चौड़ा है, क्रोमोसोम ही दुनिया भर के है, तो भैया इसको क्वाइलिंग करने की जरूरत पड़ेगी ताकि अरेंज वे में ये रहे। तो अरेंज वे में रहे तो भैया कोई ना कोई तो रहे जो इसको अच्छे से क्या करे, क्वाइलिंग करे। तो कौन है, तो हिस्टोन प्रोटीन है। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी क्योंकि क्वाइलिंग करने की जरूरत है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएगी क्योंकि क्वाइलिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लिखो लिख लिया। लिख लिया, क्या बोल रहा है? बड़े भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया। अब आते तो ये, अब देखो इतने ही डिफरेंस नहीं है, और भी बहुत सारे डिफरेंस है। कैसे, अभी देखो यहाँ पे ये जो सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसका मैं बैक्टीरिया बोलता हूँ, ये बहुत छोटा होता है, साइज में बहुत छोटा होता है। ये इसकी अगर मैं साइज की बात करूँ तो ये साइज में बड़ा होता है। अब फिर वही बात आती है कि भैया ऐसा क्यों, ऐसा अन्याय इस भाई साहब के साथ क्यों कर दिया। ये तो भाई दुखी हो जाएगा ना कि हमको इतना छोटा बना दिया, उसको इतना बड़ा बना दिया, हमसे कोई गुनाह हो गया था क्या? तो गुनाह नहीं हुआ तो भाई बोलता कि तुमको भैया खास काम के लिए बनाए थे तुमको, ठीक है। अब देखो क्या कहानी इसकी, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करना है, ठीक है, ऐसे ही इसी को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे डिफरेंस इधर उधर, इसकी बात करूंगा स्मॉलर साइज, छोटा होता है। ये क्या होता है, लार्जर इन साइज, या लार्ज सेल बोल सकते हो। आ? ये कौन सा है, ये हो जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक, ये हो जाएगा आपका यूकैरियोटिक। वही करना है कंटिन्यू नीचे। ये लार्ज सेल होती है, ये कैसी होती है, बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। या छोटी आकार, या लिख सकते हो छोटी कोशिका होती है। अब वही बात आती है कि ऐसा क्या हो गया कि भैया इसको हमने छोटा बना दिया और उसको बड़ा बना दिया, ऐसा क्यों? तो फिर आते हैं भैया, यही समझते हैं, हमने जो ओवरव्यू लिया था यहाँ पे देखो क्या है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भैया मुझे बताओ प्रोकैरियोटिक में पाई जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बना रहा है। तो जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होगा तो क्या उसके पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, गोल्गी बॉडी पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। बहुत सारे तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो आकार में काफी छोटा है वो इसी वजह से है क्योंकि बहुत सारे सेल ऑर्गन उसके अंदर पाए ही नहीं जाते। जैसे ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सिंपल सी बात है, वही इसको बना रहा है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा, गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा,
लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म भाई साहब के पास नहीं पाए जाते हैं, इसी वजह से साइज में क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से अंग इसमें पाए जाते हैं, कौन कौन से नहीं पाए जाएंगे। तो यहां पे लिखे होंगे क्या, मैनी सेल ऑर्गन आर नॉट फाउंड। कोशिका अंग नहीं पाए जाते। कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं, तो पहला नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, दूसरा कौन सा नहीं पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी। हिंदी में भी इसका नाम वही है भाई, गोल्जी बॉडी है, तो हिंदी में भी इसको गोल्जी बॉडी ही लिख लेना। ठीक है, तीसरा ऑर्गन कौन सा नहीं पाया जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाएगा। हिंदी में भी इसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ही है। ठीक है, तब ऐसा नहीं कि उसको माइटोकॉन्ड्रिया लिख रहा हूं। ठीक है, उतना तो भाई समझ होनी चाहिए। चौथा कौन सा है, तो राइबोसोम, तो इसको भी हिंदी में राइबोसोम ही बोल देते हैं। तो इतने सारे ऑर्गन भैया इसके अंदर नहीं पाए जाएंगे। यहां पे लिखेंगे क्या, ऑल सेल ऑर्गन आर फाउंड, सभी कोशिका अंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जा रहा है, मतलब कि अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाई जा रही, गोल्जी बॉडी इसके अंदर नहीं पाया जा रहा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जा रहा, राइबोसोम भी नहीं पाया जा रहा, ये सारे ऑर्गन नहीं पाया जाता, इसलिए साइज में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब यहां पे एक सवाल उठता है, अब देखो भाई साहब, एनर्जी बनाना है, जीना तो सबको है और सबको एनर्जी चाहिए जीने के लिए। तो अब ये भाई साहब क्या करता है, मान लेता हूं कि मैं इसके बाद देखूंगा क्या, ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया ना, इसको उड़ा दूं, ठीक है, ये वाला। अब देखो इसके ऊपर यहां पे लिखता हूं, इसके अंदर मैं बोलूंगा क्या, रेस्पायरेटरी साइट। रेस्पायरेटरी साइट का मतलब श्वसन अंग। तो मुझे बताओ इसके अंदर श्वसन अंग कौन सा है, तो अभी मैंने बताया था आपको पावर हाउस ऑफ द सेल, श्वसन अंग इसके अंदर कौन सा था, माइट्रोकॉन्ड्रिया। कौन सा है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। एनर्जी कौन कहां बनती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। तो इसके पास माइट्रोकॉन्ड्रिया है कि नहीं पाए, इसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो मतलब कि यहां पे माइट्रोकॉन्ड्रिया ही इसका क्या है, रेस्पायरेटरी साइट है। लेकिन मुझे बताओ क्या इसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया है, माइट्रोकॉन्ड्रिया तो है नहीं। तो मैं इसमें पूछूंगा कि रेस्पायरेटरी साइट इसमें क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि रेस्पायरेटरी साइट तो भैया माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, वही एनर्जी बनाता है, हमने देखा भी था। तो हमने देखा था कि भैया रेस्पायरेटरी साइट कौन सा होता है, भैया माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। लेकिन भैया इस, अब बात करो यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में तो माइट्रोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो आदमी वहीं भैया खत्म हो जाएगा। तो इसको मार देते हैं, तो जीने का अधिकार तो नहीं है बैक्टीरिया को, तो क्या कर मार दें, ये जिंदा ही रखें। तो भैया माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं तो एनर्जी बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो भैया मरिए जाएगा ना, तो क्या करें, मार दें। तो भैया इतना भी हम लोग बेरहम नहीं है, तो भैया कोई ना कोई तो तरीका होगा जिसके माध्यम से एनर्जी तो बनेगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई ना कोई और दूसरा अंग होगा जो माइट्रोकॉन्ड्रिया के तरह ही बिहेव करेगा। तो वो कौन सा अंग है, तो इसके पास तो अंग ही नहीं है, बहुत सारे अंग नहीं। सेल मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन, यही क्या करती है, इसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया का काम करती है। मतलब ये हुआ कि अगर यूकैरियोटिक सेल की मैं बात करूं,
तो उसमें जो कोशिका झिल्ली जो होगी वही माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव करेगी और इसी कोशिका झिल्ली में क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। तो अगर कोशिका झिल्ली अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर तो भैया एज इट इज तो नहीं होगी, एज इट इज तो नहीं होगी, क्योंकि अगर इसको एनर्जी का निर्माण करना है तो थोड़ा बहुत तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो रूपांतरण करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर एज इट इज ऐसे नहीं तो नहीं बनेगा, ये तो पक्का है। थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर जाती है, तो मॉडिफाई कर जाती है और तब जाके किसका निर्माण करेगी, एनर्जी का निर्माण करेगी। ठीक है, एक एक पॉइंट को एकदम मैं बोल रहा हूं कि जो भी मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुना करो। तो रेस्पिरेटरी सेट यहां पे क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन का मतलब कौन सी हो जाएगी, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली ही जो होगी वही क्या हो जाएगी, यहां पे रेस्पिरेटरी साइट हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगी, मैंने बोला कि थोड़ा सा क्या हो जाएगी, अपने आप को मॉडिफाई, अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लेगी, थोड़ा सा बदल लेगी। अब बदले लेगी तो इसका नाम भी कुछ और हो जाता है, इसको बोलते थे मीजोजम। क्या नाम बोल देते हैं, मीजोजम। तो मीजोजम हिंदी में भी यही नाम है, मीजोजम। तो मतलब कि सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा अपने आप को चेंज करेगी, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेगी। जब ये मॉडिफाई होगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीजोजम। मीजोजम कुछ नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन ही है, लेकिन थोड़ा सा कैसी है, मॉडिफाई फॉर्म में, इसी को हम बोल देंगे। तो एग्जाम में आ सकता है कि भैया मुझे बताइए कि यूकैरियोटिक सेल में एनर्जी का निर्माण कहां होता है, सेल मेम्ब्रेन ऑप्शन में ही है, ऑप्शन में मीजोजम है, तो किसको टिक करोगे, तो मीजोजम को करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर मान लेते कि दोनों ही आ गया, किसमें ये यूकैरियोटिक में, सॉरी प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक की बात कर रहा हूं, लेकिन ऑप्शन में दोनों ही आ गए, अब तो सब गड़बड़ी हो जाएगी कि भैया सेल मेम्ब्रेन भी ऑप्शन में है और मीजोजम भी ऑप्शन में है, तब किसको टिक करेगा, तब भैया इसी को टिक करना पड़ेगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है नॉर्मल, ये क्या है, इसका मॉडिफाई फॉर्म है। दोनों ही ऑप्शन में आ गए, क्योंकि एग्जामिनर यही चालाकी करेगा, ठीक है ना, वो यही खेल खेलता है। तो यहां पे अगर सेल मेम्ब्रेन अगर दे दिया और मीजोजम भी ऑप्शन में दे दिया, तो ऑप्शन किसको टिक करना पड़ेगा, मीजोजम को करना पड़ेगा, क्योंकि मीजोजम मॉडिफाई फॉर्म है किसका, सेल का। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको उड़ा दूं नीचे वाले को, ठीक है, यहां तक तो लिख लिया होगा कि दूसरा ही पेज ले लो, चलो दूसरा ही ले लेते हैं। अच्छा लिखा नहीं है, लिखो लिखो लिखो, लिख लो इसको, ठीक है, लिख लिया, दूसरा ही पेज ले लेता हूं। दूसरा ही पेज, फिर वहीं पे वही कहानी होगी हमारी। इधर कौन सा है, तो इधर है कौन सा, प्रोकैरियोटिक, और इधर कौन सा है, यूकैरियोटिक, ठीक है, यही चल रहा है हमारा। और क्या डिफरेंस हो सकता है, इसमें एक ऑर्गन होता है प्लास्मिड, प्लास्मिड इसमें पाया जाता है। अब ये प्लास्मिड क्या होता है आगे चल के पता चल जाएगा, बट अब यहां पे लिख लो बस, इसमें प्लास्मिड नहीं पाया जाएगा, नॉट फाउंड, नहीं पाया जाता है, सिंपल सा यहां पे लिख लेना, नहीं पाया जाता है, ठीक है। प्लास्मिड फाउंड, यहां पे प्लास्मिड नहीं पाया जाता। इसमें एक और ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, इसके अंदर नहीं पाया जाता, नॉट फाउंड, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोलस जो होगा वे भैया यहां पे पाया जाएगा, फाउंड मतलब पाया जाना, न्यूक्लियोलस हिंदी में भी यही नाम है और इंग्लिश में भी यही नाम है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश का कोई लफड़ा नहीं यहाँ पे, हिंदी में भी नहीं है, जैसे कि अलग अलग नाम रहते हैं उसकी मैं लिख दूंगा। प्लास्मिड यहां पे पाया जाएगा, प्लास्मिड यहां पे नहीं पाया जाएगा, प्लास्मिड, ठीक है, प्लास्मिड। यहां पे न्यूक्लियोलस पाया जाएगा, सॉरी नहीं पाया जाएगा, और यहां पे न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है, यहां तक ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी सेल हो गई, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। इसी के अंदर एक और ऑर्गन ऐसा रहता है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर का रहता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा छोटा सा एक ऑर्गन पाया जाता है, स्पेरिकल शेप का रहता है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं न्यूक्लियोलस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, आगे चल के देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, इतने सारे हमने डिफरेंस देख लिया। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे तो पहला एग्जाम्पल यहां पे कौन हो जाएगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल लिखेंगे कौन सा, एनिमल सेल। ठीक है, और एक कौन सा होगा, प्लांट सेल। पादप कोशिका, और ये कौन सी हो जाएगी, जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल से जितने भी एनिमल आप देख रहे हैं उन सब का निर्माण हुआ है, चाहे वो कुत्ता हो, घोड़ा हो, बकरी हो, गधा हो, आदमी हो, जो भी हो, सबके सब क्या है, जंतु है, एनिमल है। ये सबका निर्माण किससे हुआ है, एनिमल सेल से हुआ है। लेकिन वही मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल से किसका निर्माण हुआ, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका निर्माण किससे हुआ है, प्लांट सेल से हुआ। ठीक है, तो ये हो गई प्लांट सेल, ये हो गया एनिमल सेल। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। हमारे बॉडी का निर्माण किससे हुआ है, एनिमल सेल से। और इससे किसका निर्माण हुआ, जितने भी पेड़ पौधे। तो मैंने बोला एनिमल सेल में सब आ गए, हम भी आ गए, घोड़ा भी आ गया, कुत्ता भी आ गया, बकरी भी आ गया, मछली भी आ गई। ठीक है, तो ये सब के सब किस में आ जाएंगे, यूक्रेटिक सेल के ही एग्जांपल है। यूक्रेटिक सेल में दो एग्जांपल मैंने लिखे, कौन से, एनिमल सेल और प्लांट सेल। जितने भी जंतु आप देख रहे हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, सांप हो, मेढक हो, कुत्ता हो, जितना भी आप देख रहे हैं, मछली हो, जितने भी जीव देख रहे हैं, जितने भी जीव आप देख रहे हैं, सबका निर्माण किससे हुआ है, एनिमल सेल से। ठीक है, और दूसरे बच गए कौन से, और कौन से बच गए, प्लांट बच गए। ठीक है, तो प्लांट का निर्माण किससे हुआ है, प्लांट सेल से हुआ है। ठीक है, तो हमारे बॉडी का निर्माण किससे हुआ है, मछली का निर्माण किससे हुआ है, ठीक है, रेप्टाइल्स, सांप का निर्माण किससे हुआ है, इसी, जितने भी आप देख रहे हैं जंतु, सबका निर्माण इसी सेल से हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो भैया ये अलग तरह के जीवों का निर्माण कर रही है और ये अलग तरह के जीवों का निर्माण कर रही है। तो अब यहाँ पे हम अगला जो टर्म देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस देखें उससे पहले मैं बैक्टीरिया की एक संरचना बनाना चाहता हूं कि एक्चुअल में बैक्टीरिया दिखता कैसे है, वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, यहां पे लिखना, यहां पे लिखना बैक्टीरिया। बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहां पे पढ़ रहे हैं कौन, किसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल का ही एग्जांपल कौन सा है हमारा, है बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु की मैं बात कर रहा हूं, जीवाणु, जीवाणु के बारे में बात करता हूं। ठीक है, स्मॉल, अच्छा, साइज में कैसा रहता है, बहुत छोटा, साइज में कैसा है, बहुत छोटा। अगर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि कोशिका विभाजन हो रहा है दो सेलों में, एक तरफ मान लेता हूं कि यहां पे प्रोकैरियोटिक सेल है, पुराना सेल, पी से पुराना, पी से प्रोटिक, ये कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है। तो एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल है और एक तरफ यूकैरियोटिक सेल है, दोनों में कोशिका विभाजन चल रहा है। सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होगा, कोशिका विभाजन का मतलब सिंपल सा मतलब कि एक सेल थी, एक सेल किसमें कन्वर्ट हो गई, दो में। सिंपल सा यही मतलब होता है, एक सेल अपने आप को क्या करती है, दो सेल में क्या करती है, विभाजित कर लेती है, डिवाइड कर लेती है, उसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। तो एक तरफ मान लेता हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल है और एक तरफ यूकैरियोटिक सेल है, तो दोनों में सेल डिवीजन सबसे फास्ट किसमें होगा, किसमें होगा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक होगा, क्यों, क्योंकि छोटा है साइज में, ऑर्गन भी कम है, इसके पास तो ऑर्गन ज्यादा है, तो टाइम ज्यादा लेगा। तो भैया इन दोनों में सबसे ज्यादा फास्ट किसमें होगा, फास्ट सेल डिवीजन इसी में होगा, ये पॉइंट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सेल डिवीजन यहां पे जो होगा, यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, फास्ट होगा, मतलब जल्दी। सेल डिवीजन का मतलब कोशिका विभाजन जो होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। अब आते हैं कि भैया बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसा ये नजर आता है भैया, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं। स्ट्रक्चर का मतलब इसकी संरचना के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो मान लेता हूं ये मेरा एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया की बात करूं तो इसके बॉडी के चारों तरफ अलग अलग तरह के आवरण आपको नजर आएंगे। आवरण का मतलब क्या है? अबे अच्छा, एक चीज तो छूट ही गया, अरे यार। चलो एक और डिफरेंस लिखना था वहां पे, ठीक है। ठीक से नहीं बना, रुको, ठीक से बनाते हैं। एक और चीज लिखना इन दोनों के डिफरेंस में, एक और पॉइंट लिख लेना, ठीक है। एक पॉइंट छूट गया, राइबोसोम के बारे में बताइए, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक और डिफरेंस लिख लेना यहाँ पे, राइबोसोम के बारे में। यहाँ पे लिख लेना राइबोसोम। इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 17S पाए जाते हैं, और इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो 18S पाए जाते हैं। बस इतना लिख लो, आगे मैं समझा दूंगा ये क्या होता है। राइबोसोम 17S और इधर 18S, ठीक है। राइबोसोम यहाँ पे कितना है? 17S और इधर कितना है? 18S, ठीक है। ये क्या होता है अभी हम बाद में समझ में लेंगे, ठीक है। बस इतना लिख लो, 17S और 80 से सिंपल सी बात है। देखो राइबोसोम 17S का मतलब क्या हुआ, देखो साइज में कैसा ही है, छोटा। तो राइबोसोम छोटा होगा किसके पास की बड़ा होगा? छोटा होगा। तो छोटा है तो 17S हो गया। ये भैया साइज में कैसा है? बड़ा है। तो बड़ा है तो भैया राइबोसोम भी कैसा होगा? बड़ा होगा। तो बड़ा कितना है? 18S है। सिंपल सी बात है, ठीक। लिख लिया? बढ़े आगे। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। यहां पे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं किसकी? बैक्टीरिया की। अब देखो बैक्टीरिया के चारों तरफ देखो बहुत सारे आवरण आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहला जो आवरण होता है इसको बोलते हैं क्या? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। इसके ऊपर एक और रहती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद एक और मिलेगी जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, अभी जो हमने पढ़ा था। इस आ? क्या बोल रहे हो? ये बैक्टीरिया की संरचना बना रहा हूं, ठीक है। पहला जो आवरण है उसका क्या नाम है? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके नीचे मिलेगा सेल वॉल, जो अभी हमने नहीं देखा था। उसके नीचे क्या मिलेगा? सेल वॉल। सेल वॉल तो अभी हमने देखा था। इसका नाम क्या है? कोशिका झिल्ली। ये क्या है? ये है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये क्या है? तो ये भैया क्या है? कुछ नहीं है, ये है डीएनए है। तो भैया न्यूक्लियस तो है नहीं इसके पास, बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो डीएनए भैया पूरे साइटोप्लाज्म में घूमते रहेगा। तो मैंने कहीं पे बना दिया, ठीक है। जहां पे भी होगा, जहां पे भी होगा तो कुछ ना कुछ तो नाम दूंगा ना। तो मैंने जहां पे भी रहेगा तो उसको मैं बोलूंगा न्यूक्लियाइड। डीएनए कहीं ना कहीं तो है, जहां पे भी रहेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो नाम दूंगा ना, कि भैया यहां पे है। तो जहां पे भी रहेगा साइटोप्लाज्म में उसको मैं क्या नाम दूंगा? न्यूक्लियाइड। क्या नाम दूंगा? न्यूक्लियाइड। ये बेसिकली क्या है? ये है राइबोसोम। और राइबोसोम कितने होते हैं? 17 के 18? छोटा की बड़ा? तो भैया छोटा पाया जाएगा, दैट इज 17S। अच्छा, इसके अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्लास्मिड। लिखवाया कि नहीं कि प्लास्मिड इसमें पाए जाते हैं कि नहीं? तो भैया इसके अंदर प्लास्मिड पाए जाते हैं। ये क्या होता है? फ्लैजिला होता है।
फ्लैजिला का मतलब क्या होता है? जो इसको मूव करने में मदद करता है। क्या करता है? मूव करने में मदद करता है। और इसके बॉडी के ऊपर एक और ऐसे कुछ पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं सीलिया। ठीक है, तो इतने सारे स्ट्रक्चर हम सेल बैक्टीरिया के अंदर देख रहे हैं। सबसे बाहरी आवरण का नाम क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। हिंदी में भी यही नाम है और हिंदी में भी यही नाम है। क्या नाम है? ग्लाइकोकैलिक्स। हिंदी में लिख लेना, क्या नाम है? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या नाम है? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके नीचे क्या मिलेगा आपको? सेल वाल, कोशिका भित्ति। उसके नीचे क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। उसके अंदर आपको ऑर्गन मिलेंगे। तो ऑर्गन के तौर पे देखा जाए तो भैया जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो डीएनए तो साइटोप्लाज्म में ही घूम रहा है, जहां पे भी घूम रहा है, जहां पे मिलेगा उसको क्या बोलूंगा? न्यूक्लियाइड बोल दूंगा। राइबोसोम पाए जाते हैं, कौन से पाए जाएंगे? 17S पाए जाते हैं। प्लास्मिड पाया जाता है, तो भैया यहां पाए जाते हैं। एक और ऑर्गन पाया जाता है, ये फ्लैजिला जो बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या कर सकता है ये भाई साहब? थोड़ा सा मूव कर सकता है। सीलिया, ये भी इसको क्या करता है? मूव करने में मदद करता है। ठीक है, सिस्टम ठीक बा? सिस्टम ठीक बा? ठीक है ना? ऐसा तो नहीं है कि डाउनलोड ज्यादा हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा खोपड़ी। ठीक है ना? दिक्कत हो जाएगी। नहीं, घर में जाएगा मास्टर इतना पढ़ाई, खोपड़ी खराब कर दिया। ऐसा ना हो। ठीक, जितनी क्षमता है उतना ही। ठीक है, सिस्टम ठीक है ना? ठीक है, तो ये बेसिकली बैक्टीरिया की संरचना होती है। ठीक है, देखो जितने भी आगे चल के और भी बहुत सारे हम सेल पढ़ेंगे, सबके बॉडी के ऊपर या तो सेल वाल नजर आता है या सेल मेम्ब्रेन नजर आएगा आवरण के तौर पे। आवरण का मतलब जो उसकी सुरक्षा करता है। ये बेसिकली क्या है? आवरण है। जो बैक्टीरिया क्या करते हैं? सुरक्षा करने का काम करते हैं। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन था, सेल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। वो क्या कर रही है? सेल की सुरक्षा कर रही है। ठीक है, तो जितने भी आप एनिमल सेल देखेंगे सब में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक खास तरह की और ऑर्गन एक आवरण नजर आता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका। ये कोशिका कहां गई? भित्ति। लेकिन बैक्टीरिया के पास एक और आवरण है। ये भैया एकदम अजूबा ही आदमी है। वो कौन सी मेम्ब्रेन है? ग्लाइकोकैलिक्स। ये एक अलग ही है, इसके पास मेम्ब्रेन पाई जाती है। बाकी ना तो प्लांट में पाई जाएगी ना, प्लांट में क्या पाई जाएगी? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों, और एनिमल में सिर्फ सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इसके पास एक अलग सी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये बेसिकली क्यों है इसके पास? सवाल उठता है कि इसके पास ऐसा क्यों है? ऐसा इसी वजह से है क्योंकि है भाई साहब बहुत छोटा। तो कोई भी चीज जब छोटी होती तो उसको कुचलना या मारना आसान है। मारना आसान है। मैं तुमको बोलूंगा तुम्हारे सामने कुंभकर्ण को खड़ा कर दूंगा, मार के दिखाओ। या घटोत्कच को खड़ा कर दूंगा, मार के दिखाओ। खली को खड़ा करो, इतना लंबा चौड़ा आदमी, मार के दिखाओ। वहीं दो एक घूसा में तुम वहीं निपटा देगा। ठीक है ना? तो उसके लिए तुम छोटे, वो तुमको नचोड़ देगा। ठीक है ना? तो बैक्टीरिया भाई साहब इतना छोटा सा है, इतना छोटा कि दिखाई भी नहीं दे रहा। तो भैया मारना आसान है, तो मारना आसान है तो इसको मार दें। इसको जीने का हक नहीं है, इसको भी जीने का हक है, तो मार सकते हैं। इसीलिए अब इसी के ऊपर में एक खास तरह के ऑर्गन पाई जाती है, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ये करती क्या है? इसको सुरक्षा देती है। किससे? इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट कितना भी हार्ड क्यों ना हो, कितना भी कठोर क्यों ना हो, ये ग्लाइकोकैलिक्स मेम्ब्रेन इस बैक्टीरिया की सुरक्षा करती है। इसको क्या करती है? हर तरह के सिचुएशन से बचाने का काम करती है। कौन सी? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो भैया सेफ्टी के लिए 3 आवरण है इसके पास, बाकियों के पास तो एक रहते हैं, किसी के पास 2, इसके पास 3 है। एनिमल सेल की बात करूंगा तो इसके पास ना तो सेल वाल पाया जाएगा, ना ही ग्लाइकोकैलिक्स पाई जाएगी। प्लांट सेल के पास एक एक्स्ट्रा पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन तो रहती है लेकिन सेल वाल भी पाया जाएगा। लेकिन इसके पास एक खास तरह की ग्लाइकोकैलिक्स जो उसको क्या करती है? सबसे अलग बनाती है। इसी वजह से ये किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, ये उसको सुरक्षा करने का काम करती है। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाएगा, एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में, एनिमल में सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन दोनों। आगे पढ़ेंगे हम लोग। प्रोकैरियोटिक और तो सेल वैसा नहीं होगा। अब देखेंगे जाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक में तो सेल वाल पाया जाएगा, बिल्कुल इसमें तो पाया ही जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया है तो भैया पाया जाएगा। लेकिन मैं बात करूं किसमें?
यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में डिपेंड करेगा कि एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है। अगर एनिमल सेल रहा तो सेल वाल नहीं पाया जाएगा, प्लांट सेल रहेगा तो सेल वाल पाया जाएगा। आगे चल के देख लेंगे उसको, ठीक है, वो बात की बात है, उसको बाद में देख लेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने इन सब चीजों को यहाँ पे देख लिया कि बैक्टीरिया की संरचना कैसे होती है, ये सब हमने देखा, ठीक है। अब देखो ये ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को क्या करेंगे, सुरक्षा देने का काम करेंगे। क्या करेंगे, सुरक्षा देने का काम करेंगे। राइबोसोम है, राइबोसोम का मैंने क्या काम बताया था, ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये भैया इसके लिए क्या बनाएगा, प्रोटीन का काम बनाएगा। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो तो अपना काम कर रहा है। बच गए यहाँ पे प्लास्मिड, प्लास्मिड में क्या पाए जाते हैं, तो इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोजेमल मटेरियल पाया जाता है। अब ये क्या बात है, अगर जेनेटिक मटेरियल है तो भैया वो तो यहीं पे है, तो प्लास्मिड के अंदर क्या पाया जाता है, प्लास्मिड के पास, इसके पास भी कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोजेमल मटेरियल पाए जाते हैं, मतलब इसके अंदर भी थोड़ा बहुत डीएनए पाया जाता है। किसके पास, इस प्लास्मिड के पास, ठीक। तो यहीं तक हम सोचते हैं, रहने देते हैं, नहीं तो खोपड़ी ब्लास्ट हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, है ना, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। 1-4 तो यहां तक अगर कोई भी दिक्कत है तो एकदम मुझे नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो मैं तुमसे बताई पूछ लूंगा कि भैया कोई भी दिक्कत है तो मुझे बता देना, ठीक है। तो वहां पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और एक अपने पास एक प्रैक्टिस करने, एक अपने पास एक बुक रखो एमसीक्यू, जिससे तुम सॉल्व कर सकते हो। तो कोई सी भी बुक जो तुमको अच्छी लगे, मार्केट में बहुत सारी हैं, ठीक है, कोई सी भी ले लो, ठीक है। टीआर 4 का कोई भी प्रीवियस, अगर टीआर 4 दे रहे हो तो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक तो भैया रहना जरूरी है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक ले लो, और उसके बाद यहाँ पढ़ने के बाद उसको बनाओ। अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो फिर इसका मतलब है कि तुमको थोड़ा सा और ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर एक ले लो ताकि तुमको पता तो चले कि क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लो और प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी मार्केट में जो भी तुमको अच्छी लग रही है वो उठा के लेना, ठीक है। ताकि प्रैक्टिस करना जरूरी है, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, पढ़ रहे हो और सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस करना वो ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।